हेलो एंड वेलकम टू बीपीटीआर पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेबी ग्रेड ए का इंपॉर्टेंट सिलेबस फॉर कंपनी लॉ, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दैट इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। टुडेज क्लास वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो ये ढूंढ रहे हैं कि इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 तो लिख दिया और उसमें उन्होंने बता दिए कौन कौन से प्रोविजंस करने हैं, लेकिन इन डेप्थ क्या क्या पढ़ने वाला टॉपिक है। दैट इज ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। मतलब अगर आपने अभी तक कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा या आपको नहीं पता इसमें क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कौन से एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जब आप सेबी ग्रेड ए का कंपनीज एक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई हैव गिवन यू द एंटायर लिस्ट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कंपनीज एक्ट में पढ़ना तो क्या है एग्जैक्टली, वो सारा का सारा इस एक वीडियो में कवर हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स हाउ डू वी स्टडी द कंपनीज एक्ट 2013। एन इंपॉर्टेंट एक्ट, क्योंकि जब हम कमर्स की बात करते हैं, कमर्शियल जैसे हमने अभी तक कमर्स एंड अकाउंटेंसी है, उसमें कॉस्टिंग है, उसमें मैनेजमेंट है, वैसे ही एक लॉ भी आ जाता है। दिस पर्टिकुलर लॉ इज कंपनीज एक्ट 2013 विच इंक्लूड्स ओनली स्पेसिफिक प्रोविजंस। पूरा नहीं पढ़ना आपको, आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस पर स्पेशल प्रेफरेंस दी गई है तो वो आपको पढ़नी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। उसमें जो सेबी ग्रेड ए के सिलेबस के आप प्रीवियस ईयर की नोटिफिकेशन देखोगे उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है, द कंपनीज Act 2013 specific reference to chapter 3rd, chapter 4th, chapter 8th, chapter 10th, then 11th, then 12th and then they have 27th। मतलब सिर्फ ये बता दिया है कि आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, बट एग्जैक्टली डू यू नो इन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाला है, क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज उतनी इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आज इसी क्लास के अंदर मैं आपको सारे टॉपिक्स कौन कौन से कवर होते हैं वो भी इसमें बताऊंगी, और साथ साथ कौन कौन से टॉपिक्स को आपको स्पेशली अलग से बैठकर जिस पे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आज डिस्कस करूंगी। मतलब एक स्पेसिफिक वीडियो। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर कंपनी लॉ, तो बस ये इस वीडियो के बेस पर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अप द कंपनीज एक्ट 2013 with you guys. So let's study about what kind of things that you need to look forward in company law. चलिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 3rd है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर यानी आपका जो डीमैट अकाउंट अब खुलते हैं शेयर्स के लिए, उस सब का आपके पास वहां पर उसके अंडर के जो चीजें हैं, या लेकिन उससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो है प्रोस्पेक्टस। देखिएगा, सबसे पहले ना आपको उन्होंने स्पेसिफिक प्रेफरेंस इसको दी है, लेकिन आपको इसकी बिगनिंग का एरिया पढ़ना पड़ेगा। कंपनी होती क्या है, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितनी टाइप्स की है, इन सब चीजों को पढ़ने के बाद ही यहां तक पहुंचेगा। कभी भी आप लॉ पढ़ना शुरू करते हैं, अगर आपने उसकी सोल नहीं पढ़ी है, आपको पता ही नहीं कि वो लॉ है क्या क्या कहता है, तो आप सीधा यू कैन नॉट जंप टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 3। सो रूल नंबर 1 जो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इज अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंपनी। उसकी जो डेफिनेशन है, कई तरह की डेफिनेशंस हैं जो इसको फॉलो कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दैट इज बाय लॉर्ड जस्टिस लिंडले, उनकी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ तो कंपनी क्या होती है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत क्लियरली दिए हुए हैं। उसके साथ इसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंपनी होती क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, ये जरूर पढ़ के रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस तरफ आइएगा। मतलब जैसे आप लॉ पढ़ना शुरू करते हैं उसकी भी एक सीक्वेंस है। अगर आपने ABC नहीं पढ़ी होती तो आज ये चीजें रीड नहीं कर पा रहे होते, वैसे ही आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कंपनी होती क्या है, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बाद इस तरफ स्विच करना। ठीक है, फिर आप जैसे ही आएंगे, शुरुआत आपके लिए ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोस्पेक्टस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। रादर आप अगर जनरली भी कंपनी लॉ पढ़ने पे आते हैं ना, तो प्रोस्पेक्टस एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक काउंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर्ड हैं वो यहां पर आपके पास इस पर्टिकुलर वीडियो में सारे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो जब आप पढ़ रहे होंगे सिर्फ ये देख लीजिएगा कि आपने इनमें से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है, कौन कौन सा नहीं पढ़ा। ठीक है, जो नहीं पढ़ा होगा वो आपको रीड आउट करना है। दिस इज फ्रॉम द एक्ट दैट यू कैन फाइंड। ठीक है, नंबर 1 इसमें पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट के रिगार्डिंग है, सेबी की पावर्स के बारे में आ गया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड क्या करता है, बिकॉज अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की बात करते हैं और जो भी सेबी पर लिस्टेड है अल्टीमेटली उनको तो आंसर करना ही है। तो सेबी का कहां तक उसमें पार है, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब आप प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करते हो, देन मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एक इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। मतलब इस तक आओगे और इस तक आओगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा ये है क्या।
ठीक है, इसकी ये बेस है, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ये बेस है कि प्रोस्पेक्टस क्यों बनता है, क्या इसका सिस्टम होता है, और उसके बाद सेबी की पार्ट्स कहाँ आ जाती हैं, ये सारे टॉपिक्स जब आप पढ़ेंगे ये बेसिक है। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस, दिस इज समथिंग विच यू कैन, दिस आर बेसिक वंस जिनको आप रीड आउट करेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये जो डीमैट वाला पोर्शन है इसको अच्छे से पढ़िएगा कि डीमैट अकाउंट का क्या रोल रहता है उसके अंदर, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी तो लिंक्ड है ना। रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो, जब आप बात करते हैं सेबी की, तो सेबी का बेसिक वर्किंग क्या है, इट इज वन ऑफ द, इट रेगुलेट्स द एंटायर शेयर मार्केट इवन, राइट। तो वहां पर उसका वाला पोर्शन पढ़ना है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस है, मतलब शेयर प्रोस्पेक्टस क्या है और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोस्पेक्टस है। ज्यादा कोई डिटेल वाला इसका कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी इनकी डेफिनेशंस है, उनको रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, इनके ऊपर एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसके अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जो कहा जाता है कि हमेशा जब आप पूरे कंपनी लॉ की तरफ देखते हैं ना, उसको एक इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो है प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड उनकी मिस स्टेटमेंट्स। दीज आर अ लिटिल इंपॉर्टेंट व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कंपनी लॉ, ठीक है। सो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कंफ्यूजन भी होती है, इसीलिए एक टिप दूं, कभी भी दोनों साथ में मत पढ़ना। मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो ना, किसी एक दिन क्रिमिनल लाइबिलिटीज पढ़ ली और कुछ और पढ़ने बैठ गए, और उसके बाद किसी और दिन सिविल लाइबिलिटीज पढ़ ली, ये ना, क्योंकि काफी सारी लाइबिलिटीज हो जाती है, इनकी क्या पनिशमेंट्स होती है, वो पनिशमेंट सब, इट्स लाइक इफ यू ट्राई टू डू एवरीथिंग इन वन पर्टिकुलर डे इट विल नॉट हेल्प। सिंपल ईडीएम अगर एक पर्टिकुलर फ्रेज डिस्कस करूं, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, टाइम लगता है, तो वैसे आपने पढ़ना है। ये तो थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्रिटिकल भी है, मतलब इनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा बैठकर, बाकी सब आपको फिर इजीली समझ में आएगा। पनिशमेंट क्या है इनकी, ये आ गया आपके पास पढ़ने के लिए। देन इसके बाद बेसिक टॉपिक्स है, पनिशमेंट फॉर पर्सनेशन ऑफ एक्यूजेशन, इसके जो पनिशमेंट वाले है ना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हैं, बाकी सब टॉपिक्स बेरेबल से हैं। जीडीआर क्या होती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के साथ क्या है, दिस वाज कवर्ड इन पार्ट 2 ऑफ दिस एक्ट। जितने भी टॉपिक्स आपके फर्स्ट जो चैप्टर है, यानी आपके चैप्टर नंबर 3 में कवर्ड है, वो सारे मैंने आपको यहां पर बता दिए, और उनमें से जो ज्यादा क्रिटिकल है वो मैंने आपको डेफिनेटली बता दिए, ठीक है। ये पनिशमेंट्स वाले थोड़ा क्रिटिकल से है, शेल्फ और जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस जो इशू होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत बेसिक सी इनकी जो डेफिनेशंस है, ठीक है। चलो और नेक्स्ट मूव करते हैं, दिस वाज डन विद चैप्टर नंबर 3, नाउ मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपके आते हैं शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। गुड पार्ट, इसका कुछ जो आपको प्रैक्टिकल पोर्शन है वो देखने को मिलेगा अकाउंटेंसी के अंदर, लेकिन इसके अंदर ना कोर आ जाता है। एक प्लस पॉइंट ये है, यहां समझ आ गया तो आप अकाउंट्स में एक कनेक्टिंग द डॉट्स कर पाएंगे, अच्छा ऐसे शेयर इशू होते थे, अच्छा ये होता है इसमें आगे, वो सब चीजें आप कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लगा हुआ पैसा है जो आप एज अ शेयर होल्डर लगाते हो। और एक होता है जब कंपनी बाहर वालों से लोन ले लेती है, इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, देन दैट इज डिबेंचर्स, ठीक है। इसका टॉपिक जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, ये टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज इसके ऊपर से अगर एमसीक्यू बनते हैं ना तो थोड़े क्रिटिकल से बनते हैं। देन नेचर एंड शेयर, नेचर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये और ये टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ने, इनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और ये जो बेसिक है कि नंबरिंग ऑफ शेयर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ शेयर्स, वेरी बेसिक टॉपिक्स, इनको अगर आप लीव आउट भी करेंगे चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं कि इनसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बने। एक वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, तो ये डिफरेंशियल राइट्स के बारे में बात करता है, थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन इसके ऊपर से डेफिनेटली बन सकता है। जो पिछली बार का जो फेज 1 का पेपर था उसके अंदर तो उन्होंने कुछ क्रिटिकल पूछा ही नहीं था, मतलब इफ आई रियली हैव टू जस्टिफाई कि उन्होंने कंपनी लॉ में जो क्वेश्चंस पूछे थे, वर दे इवन डिफिकल्ट, नो दे वर वेरी इजी। सो आप जब तक आप फेज 2 तक पहुंचे तो थोड़ा सा जो इन्होंने पेपर था अपनी सिलेबस को जस्टिफाई किया था, तो कुछ टॉपिक्स जो स्पेशली मैं आपके यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ उनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देन कॉल्स ऑन शेयर्स, आप किस किस तरीके से कॉल्स करते हैं, ये वाला टॉपिक ना जब आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे, अकाउंट्स और लॉ दोनों जब साथ में पढ़ेंगे ना, आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ थ्योरी पढ़ते हैं वहां प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। सो इन दोनों टॉपिक्स को एक छोटी सी टिप, जब भी आप अकाउंट्स में शेयर्स और डिबेंचर्स पढ़ रहे होंगे उसी समय पर कंपनी लॉ के अंदर से भी आप इन टॉपिक्स को पढ़िएगा, ठीक है। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि एक तरफ थ्योरी और प्रैक्टिकल जब इकट्ठे कंबाइन हो जाएंगे ना, एक तो रिवीजन हो जाएगी टॉपिक से, क्योंकि अकाउंट्स में भी आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ बस पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क आ जाता है कि मैंने आपको बताया कि 100 रुपीज मैंने आपको दिए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, एक तरफ वो एक्चुअली आप उसका पूरा एलिमेंट देख रहे हो कि क्या होता है उस 100 रुपीज को देने से, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से पेपर बन सकता है, ठीक है। कंपनी
कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल, दीज आर वेरी नॉर्मल, इनके अंदर से कुछ खास नहीं बनता। काइंड्स वाला आपके लिए मेन आ जाता है। इश्यूज ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर्ड, ठीक है। डिविडेंड प्रोपोर्शन, दीज आर वेरी बेसिक टॉपिक्स। इनको आप एक चीज और याद रखिएगा, ये प्रोहिबिशन वाला पॉइंट, ये और ये वाला इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इनको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस बन सकते हैं। और देन आपके पास और इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक डिफिकल्ट होगा या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस एग्जामिनेशन। रेस्ट इवन इफ यू गो थ्रू इट आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, और इनमें से काफी सारे टॉपिक्स जो हैं इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते करते आपको पूरा का पूरा सिनेरियो ही समझ में आ जाएगा कि इक्विटी है क्या, प्रेफरेंस है क्या, और साथ साथ डिबेंचर्स क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद इस पेज पे आपके इशू ऑफ बोनस शेयर का टॉपिक है। ये आपका अकाउंट्स में भी कवर होता है लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। रेस्ट आपके पास पावर ऑफ द कंपनी, ये बायबैक वाला एरिया जो है ये अकाउंट्स में भी कवर्ड है और ये यहां पर भी कवर्ड है, तो इनको अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि इसको एक बार कहीं दोनों में से किसी भी एक जगह पढ़ लोगे ना, दूसरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। ओके, देन मूविंग ऑन, चैप्टर नंबर 8। अच्छा, इसके अंदर ना डिबेंचर्स के भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होती हैं, दैट इज ऑल्सो देयर, जो हमने इसमें ये सारा शेयर से ही रिलेटेड है। इसमें डिबेंचर्स के भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स और उसके भी डिटेल्स दी हुई हैं, तो डिबेंचर्स को भी मिस आउट मत कीजिएगा। इसमें ना डिबेंचर्स के टाइप्स, ठीक है, पावर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, वो वाले जो कुछ एक टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपके पास आता है चैप्टर नंबर 8, जो कि डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड से डिक्लेयर करता है अनपेड डिविडेंड का एरिया, और देन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में आप देख लीजिएगा, मतलब इसका भी ऑब्वियसली बात है आपके पेपर में दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एज पर सेक्शन दिस क्या होगा या एज पर सेक्शन दैट क्या होगा, आपको कोर क्रक्स पता होना चाहिए। आई डोंट थिंक द सेबी इज गोइंग टू पुट एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट विच पर्टिकुलर सेक्शन, विच पर्टिकुलर चैप्टर दिस पर्टिकुलर थिंग रिलेट्स टू, नहीं, वो आपके पास ये आ सकता है कि अच्छा किसी का अनपेड डिविडेंड कितने समय के लिए जब आपके पास पड़ा रहा तो कब आप उसको ट्रांसफर कर दोगे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। राइट टू डिविडेंड का मतलब क्या होता है, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स के अंदर आप कैसे और क्या करने की आपके पास जरूरत होती है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। और एक छोटी सी टिप, बिकॉज जब आप पूरा लॉ पढ़ने बैठते हैं ना, जब आप एक चैप्टर कर रहे हो ना, आपको पनिशमेंट्स और फेलियर्स इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, देयर इज नॉट मच टू लर्न। लेकिन अगर आप इसको जब सब चैप्टर्स को इकट्ठा करोगे ना, तो ये क्लस्टर जब बन जाएगा ना तो कुछ समझ नहीं आता। तो अपने हाथ से नोट कर लीजिएगा हर एक चैप्टर के अंदर किसी चीज़ के जो मेन पनिशमेंट है वो क्या क्या है, पैसों में कितनी है और जेल पे कितनी है, वो दोनों चीज़ें, पेनल्टीज एज वेल एज प्रोसिक्यूशन, दोनों को रिव्यू करके चलिएगा, ठीक है। फिर आपके पास अगला है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर। फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट हुआ था, ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। कब ये रिमूव करते हैं, प्रोस्पेक्टस का टॉपिक मैंने आपको बताया, प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट और जो बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस हैं उनके ऊपर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद ऑडिट एंड ऑडिटर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर। कब आपका पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है कि जब हम उसको निकाल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी इस चीज के रिगार्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फर्स्ट ऑडिटर को बनाती है उस समय क्या होगा। टिप, जब ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, इसके ना फ्लो चार्ट्स आपको ऑनलाइन भी बहुत से मिल जाएंगे, उनको वहां से पढ़ना, और बाकी अपने हाथ से ना छोटी छोटी चीज़ों को, पॉइंटर्स को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको किसी ने इन डेप्थ जाकर इसको पढ़ने को नहीं बनता आपके लिए, क्योंकि वो लॉयर्स वाली चीज़ करे तो सही है, लेकिन आप जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दे नॉट गोइंग टू गेट डीप इन टू दीज एरियाज, और केस लॉज और केस स्टडीज के ऊपर आपका बेस आएगा। आपको हर एक लॉ का कोर पता होना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट यू दैट इफ यू आर रीडिंग कंपनीज लॉ, अवॉइड रीडिंग द बेयर एक्ट, क्योंकि बेयर एक्ट से जिसने लॉ अच्छे से पढ़ा हुआ होता है ना, उसको बेयर एक्ट बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ में आता है। फाइंड सिंप्लीफाइड नोट्स फॉर यू गाइस, या फिर कोई जो क्लासेस होती है जो आपको सिंप्लीफाई करके बताए ना, वो बेटर रहते हैं, क्योंकि बेयर एक्ट कभी याद नहीं होता। फॉर इवन समवन हु हैज रेड द एंटायर एक्ट, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे जब याद होता है तो वो अपनी एक्सप्लेनेशन में जो आप लिखते हैं या आपके पास किसी की इंटरप्रिटेशन होती है वो जल्दी याद होती है। तो कोशिश कीजिएगा आप उस तरफ चलें। आपका ये
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इज एन इंपॉर्टेंट, उसका रिमूवल का एरिया इज इंपॉर्टेंट, उसकी एलिजिबिलिटी एंड उसकी डिस्क्वालिफिकेशन। ये जो पहले 3-4 टॉपिक्स हैं और फोर्थ, ये पहले 4 टॉपिक्स जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी रेस्ट आर वेरी इजी। ठीक है, इनकी तरफ आप थोड़ा फोकस रखिएगा क्योंकि इनके ये आपके लिए फेज 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फेज 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा कंपनी लॉ आपके पास दोनों फेजेस में है। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया टू कवर एंड इनफैक्ट इफ यू बिकम अ सेबी ऑफिसर, तो जब आप उस टाइम भी जाएंगे तो सेबी में इसका एक डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको एक ग्रेड ए ऑफिसर कहलाते हैं, तो डेफिनेटली आपको कंपनी लॉ की वो बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। अब ये जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कवर करने के लिए। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने अपॉइंट हो सकते हैं किसी कंपनी के अंदर, एक डायरेक्टर कितनी कंपनियों के अंदर मैक्सिमम डायरेक्टर बन सकता है, ये सब चीजें, टाइप ऑफ डायरेक्टर कौन कौन से होते हैं, इन सब चीजों को जरूर पढ़ लीजिएगा। एक होता है डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका बेस पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिन एग्जैक्टली, यानी जैसे अच्छा हमारे पास आधार कार्ड है, आपके पास आपका आधार कार्ड है, मेरे पास मेरा आधार कार्ड है। अब मुझे अगर अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देनी है तो मेरा आधार कार्ड मुझे मेरी यूनिक आइडेंटिटी देता है। वैसे ही अगर मैं किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहती हूँ ना, तो पहले मेरा डिन नंबर बन जाएगा। तो मैं अगर आपकी कंपनी में डायरेक्टर हूँ और मेरी एक और कंपनी जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, जैसे मेरा डिन नंबर डलेगा, मैं जितनी कंपनी में डायरेक्टर हूँ वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट के साथ में अगर आप लिंक करते हैं तो इसके इनका अपना पोर्टल है MCA 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो अपनी वेबसाइट है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर ही ना इसको सिर्फ वो डिन नंबर आपको एक जगह पर सर्च करना हो तो आप वो डिन नंबर डालेंगे तो वो कहां कहां पर काम करता है, वो कौन कौन सी कंपनी के अंदर वो पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टर है, वो पूरी डिटेल्स निकल जाती हैं। उस पर भी लिमिट्स हैं। तो प्रैक्टिकली इसमें काफी सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन अपने काम का सिर्फ ये है कि डिन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि डिन में क्या करते हैं, ये बेसिक चीजें आपको पढ़ के चलनी है। याद रखिएगा, डू नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, इन डेप्थ नहीं जानना इन सब चीजों का, बट आपको हर चीज का कोर क्रक्स पता होना चाहिए, क्या कहता है ये, क्यों बना था, क्या इसके बेसिक्स हैं। ठीक है, देन अब जैसे डायरेक्टर, ये डिन नंबर के ऊपर काफी सारे सेक्शंस हैं, बट आपको ये बताना चाहिए डिन होता क्या है और डिन मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जो एक डायरेक्टर कितनी जगहों पर अपॉइंट हो सकता है। और ये देखिए, ये रहा अपॉइंटमेंट, कौन कौन से तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। कोई डायरेक्टर अगर चला जाए, वेकेंट हो जाए वो जगह, तो क्या होगा। एक ये टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन का, ये छोटे छोटे एरिया, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स को इसमें दिया हुआ है इनमें। तो ये वाले टॉपिक्स ना, इनको रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। दिखने में बहुत ऐसा लगता है कि बड़े सारे टॉपिक्स हैं, बट इसमें मैंने सारे सेक्शंस लिख दिए हैं जो इसमें कवर होते हैं उस एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो उसको अगर आप टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे ना, तो आपको एक कहीं ना कहीं एक मैंने आपको सब टॉपिक्स भी दे दिए कि ये सब टॉपिक्स पे देखते चाहिए कि मैंने ये सब टॉपिक पढ़ लिया, ये सब टॉपिक पढ़ लिया। ये सिर्फ वो लिस्ट है जिसके अंदर जो आपको कवर करते हुए चलना है, तो ये बेसिक्स जरूर पढ़ के चलिएगा। ठीक है, ओके। देन वेकेशन ऑफ द ऑफिस, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, जस्ट गो थ्रू इट। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, एन इंपॉर्टेंट एरिया टू कवर। ठीक है, ये वाली चीजें आपको जरूर पढ़ के चलनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे विच यू नीड टू कवर। देन आपके पास आता है चैप्टर नंबर 12, मीटिंग्स एंड बोर्ड एंड मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड स्पास। बोर्ड की मीटिंग, इनकी मीटिंग कब होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ इकट्ठे होते हैं, ये वाली बेसिक्स पढ़ लिए। इनकी भी अटेंडेंस होती है, यू आर सपोज टू बी देयर इन द मीटिंग। कितनी बार आप मीटिंग में एब्सेंट हो जाओगे तो आप बाहर निकल जाओगे, ऐसी बेसिक चीजें आपको पढ़ के चलनी है, दैट इज कोरम। देन इसके साथ में कई तरह के ना इनके रेजोल्यूशन होते हैं। जब कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको वो बोल देते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, मतलब सब इकट्ठे बैठते हैं, लेट्स हैव अ पर्टिकुलर पेज और पेपर, उस पर फैसले लिखते हैं कि हमने ये फैसला लिया है एंड लेट्स साइन इट अप, दैट मीन्स वी हैव टेकन अ डिसीजन एंड वील बी फॉरवर्डिंग इट फॉर द एक फॉर्मल तरीके से। तो जब आप स्पेशल चीज़ों को बोलोगे तो बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आप बोलते हो रोज़मर्रा के काम हैं, हर बार हमने अपना डायरेक्टर्स कोई ना कोई छोड़कर जाएगा, कोई ना कोई नया अपॉइंट होगा, उसके अलावा जो हमारे जो ऑडिटर है उसको भी अपॉइंट होगा, CA है उसको भी हमने अपॉइंट करना है, CS है उनको भी अपॉइंट करना है, ये सब चीज़ें तो रोज़ की काम है, मतलब हर साल के काम है एक्चुअली। तो जो चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर साल का काम है, कहते हैं ये सब ऑर्डिनरी में जाने दो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि कुछ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस हैं, कुछ आपकी स्पेशल रेजोल्यूशंस हैं, कौन पास करता है, कब बैठते हैं ये लोग, वो बेसिक्स आपको पढ़ के चलने हैं। ऑडिट कमिटी के रिगार्डिंग जरूर पढ़ लीजिएगा, ऑडिट वाला पोर्शन जो है उसको अच्छे से रिव्यू करके चलेगा। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड पावर्स ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के पास क्या क्या पावर्स हैं ये जरूर पढ़ना है।
देन इसके बाद आपके पास आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द पावर आ गया। आप अगर आपके कुछ डायरेक्टर्स जो होते हैं इफ़ दे आर जैसे ये आपके पास आ गया पावर ऑफ द बोर्ड वाला एरिया अगेन, कि किस तरीके से उन्होंने क्या करना है। और एक ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कंपनी के अंदर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हु आर रिलेटेड फॉर एग्जांपल आई एम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और मेरी सिस्टर जो है शी इज़ वर्किंग इन सम अदर कंपनी, और दोनों, मैं भी डायरेक्टर हूँ वो भी डायरेक्टर हैं, और इन दोनों कंपनीज़ के अंदर भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही है। रैदर मैं इस कंपनी का भी हिस्सा हूँ और अपनी सिस्टर के साथ में जो कंपनी है उसके साथ का भी हिस्सा हूँ, उसके साथ में मेरे फादर की एक स्पेसिफिक जगह है उसमें भी मैं डायरेक्टर हूँ, और ये तीनों कंपनीज के बीच में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं? क्या वो आर्म लेंथ प्राइस पर हो रही है, यानी अगर मैं आपको चीज़ बेचूं तो भी मैं उतने की बेच रही हूँ और इन दोनों को भी चीज़ें बेचूं तो उतने पे बेच रही हूँ, या मैं कहीं ना कहीं ओवर प्राइसिंग या अंडर प्राइसिंग कर रही हूँ अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो ये बेसिक सी चीज़ें पढ़ने वाली हैं कि क्या होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। उनमें सिर्फ ये बोलता है कि बतानी होती है, ये आपको बता कर चलनी है, इस चीज़ के रिगार्डिंग आ जाता है। ठीक है, ये वाला आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ओपीसी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज एन ओपीसी? वन पर्सन कंपनी। ये 2013 का जब एक्ट आया है उसी के साथ एक नई तरह की फॉर्म ऑफ कंपनी आई थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। देन बाकी सब इसका बेसिक ही है, और ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग वाला पॉइंट होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है पेपर के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट द लिस्ट ऑफ इट कि इनमें से सिर्फ ओवरव्यू आपने पढ़ना है तो ले लीजिएगा, बट अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो साथ साथ में मार्क कर ही रही हूँ आपके लिए। ठीक है, देन अगला आता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड एपलेट ट्राइब्यूनल, NCLT की जब हम बात करते हैं। अब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो आई कैन गो टू द कोर्ट्स, अगर कंपनीज को कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनीज का भी अपना एक ट्राइब्यूनल है, दैट इज कॉल्ड नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड एपलेट ट्राइब्यूनल। इसकी जो डेफिनेशन के अंदर आपने यहाँ इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं वो चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बेस अगर बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है तो वही आएगा कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं इसके अंदर, वो वाला बेसिक आ गया। चेयरपर्सन कौन होता है इसके अंदर, कौन कौन से कितने कितने मेंबर्स हो सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होंगी, जस्ट एक बेसिक। दिखने में बहुत सारे लगते हैं जबकि बड़ी बेसिक सी चीज़ें इसमें आपको याद करनी है, कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। देन आपके पास उसके टर्म ऑफ ऑफिस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कितनी देर का होता है, क्या टाइमिंग उसका होता है, बस इसमें यही एक चीज़ें कुछ खास इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें ये सैलरीज एंड दीज आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पेपर में इसमें से कुछ आ सकता है। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया, कब रिजाइन कर लेते हैं, कब आप उनको रिमूव कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ऑर्डर्स, इनके कोई स्पेसिफिक बेंचेस हैं तो उनके रिगार्डिंग एक बार ओवरव्यू ले लिया कि इसमें क्या है। और देन यू हैव, आप किस समय किस पर्टिकुलर पर्सन से आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जा सकते हैं, पार्ट टू सीक असिस्टेंस कब आप कर सकते हैं, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन में कौन जा सकता है आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इज इट द CS, इज इट योर CA, कौन जा सकता है, वो बेसिक सी चीज़ें पढ़ ले सकते हैं आप। इसकी पास डेलीगेशन में क्या है वो आप पढ़ सकते हैं। और when we look forward to it, these are all the topics which should be covered for the examination। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इसमें पढ़ने वाले हैं, बट इनमें जितनी लंबी ये लिस्ट दिखती हैं उतनी ये लंबी पढ़ने में नहीं है। सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि पेपर के लिए जैसे आपके पास किसी चीज़ का टाइम टेन्योर है तो आपको सीधा टेन्योर पढ़ना है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर ऑडिटर बना है तो कितने समय के लिए ऑडिटर बना है, तो वो 5 ईयर्स के लिए बना है, 5 ईयर्स का टेन्योर पढ़ा, अच्छा मुझे पता है उसका इतना 5 ईयर का टेन्योर होता है। आपको ये नहीं पढ़ना कि उसके साथ में केस लॉ क्या हुआ था, कौन से केस के अंदर कितनी चीज़ों में कहाँ पर ना की गई थी, कहाँ पर नहीं, केस लॉज नहीं पढ़ने, सबसेक्शन सारे याद नहीं करने, सिर्फ ये करना है कि ना जो कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स याद करने बैठेंगे तो कोई भी फॉर्म याद नहीं रहेगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो डायरेक्टर के लिए क्या है, डिन के लिए अप्लाई करना है तो क्या फॉर्म है, अगर कंपनी ने अपनी कंपनीज एक्ट के अंडर अपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अगर रिटर्न फाइल करनी है, अगर हम इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करते हैं तो ROC को भी कंपनियां रिटर्न फाइल करती हैं, तो जब वो फाइल कर रही हैं उसके फॉर्म का नाम क्या है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो पेपर में डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ के चलिएगा। टाइप्स ऑफ कंपनीज को, और कोशिश कीजिएगा नो नीड टू रीड सब सेक्शंस और उनको रट्टा नहीं लगाना, लेकिन हर एक सेक्शन का सिर्फ कोर, उसका क्रक्स पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सेक्शन ये कहता है कि अच्छा ऑडिटर अपॉइंट करना है तो ये पर्टिकुलर पर्सन ऑडिटर बन सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड अवॉइड रीडिंग द बेयर एक्ट्स, जस्ट गो थ्रू सम बेसिक नोट्स, या तो अपने प्रिपेयर कीजिए या फिर इफ यू आर फॉलोइंग समथिंग देन यू कैन फॉलो एनी काइंड ऑफ स्टडी नोट्स दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट
no need to go for the case laws, no need to go for the subsections, and no need to go behind every फॉर्म नंबर, क्योंकि बहुत से फॉर्म नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं. कुछ एक जो मेन इंपॉर्टेंट के फॉर्म नंबर्स हैं वो आप याद जरूर करके रखिएगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन फुल कंप्लीट द एंटायर प्रिपरेशन ऑफ कंपनी लॉ. इट माइट लुक एज ए बहुत टीडियस है, पता नहीं कौन से टेक्निकल टर्म्स है इसके अंदर. एज सुन एज यू स्टार्ट रीडिंग कंपनी लॉ, वो इतना टेक्निकल है नहीं, उसमें सिर्फ चीज़ें याद रखने वाली हैं. और आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, थर्ड टाइम तक आपको वो याद हो चुका होगा, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है. ठीक है. तो आपको सिर्फ कोर क्रक्स पे जाएंगे तो द एंटायर सिलेबस इज अचीवेबल. और मैंने आपको इसमें सारा का सारा बता दिया. इनफैक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैंने आपके लिए साथ में हाईलाइट कर दिए हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा. So when you are preparing for the company law, there is a particular website as well, Ministry of Corporate Affairs. अगर आप law bare act पढ़ सकते हैं तो आपको वहाँ भी वो मिल जाएगा. But I would still suggest कि अगर पहले कभी laws को आपने उस in depth में नहीं देखा हुआ, then you can definitely go for the easier versions. ठीक है. So this is where I end my session, and major minor changes आते रहते हैं. इन acts के अंदर कोई amendments वगैरह आए तो उनको ज़रूर overview कर लेना चाहिए for the point of view of examination. So all the very best for the company law. It might look difficult, but this was just the list जो आपको कवर करनी है. इनमें से आपको कितनी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको करते चलिए, और उसी के बेस पर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन अप कीजिए, बिकॉज कंपनी लॉ डेफिनेटली एक बहुत स्कोरिंग एरिया है टू वर्क अपॉन. सो इन केस आपको लगता है कि यू वुड लाइक टू लुक फॉरवर्ड टू कि कंपनी लॉ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या आपको कोई फ्री रिसोर्सेज आपको और रिक्वायरमेंट रहती है उसको आप देखना चाहते हैं, तो हमारी पोर्टल की डिटेल्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिस पर आप जा सकते हैं. सो आपको अगर लगता है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, तो मैं आपको एक बार हमारा पोर्टल दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना. सो दिस इज़ वन ऑफ द क्लासेस. किसी भी क्लास के आप नीचे आएंगे तो दिस वाज अ क्लास विच वाज टेकन अर्लियर. हमारे पोर्टल पर आप जाएंगे तो पोर्टल पर ही ना आपको इसकी फ्री यूट्यूब क्लासेस की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी. जैसे ये फ्री सेबी का जो भी हमारा था वो आपको यहाँ पर बस आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारी यूट्यूब क्लासेस तक ये ले जाएगा. सो आप वहाँ से सीधा इस तरफ हमारे पोर्टल की तरफ आ जाएंगे. सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द पोर्टल. ये आपको सीधा ही हमारे सेबी एरिया की तरफ ले जाएगा. अदरवाइज जैसे यहाँ पर आपके पास ये सेबी ग्रेड है, आप सीधा इसी पोर्टल पर पहुँच जाएंगे. इस एरिया में ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपको हमारे पोर्टल पर आने के बाद में सिर्फ रिव्यू करना है कि कहाँ से आपको फ्री रिसोर्सेज मिल सकते हैं. दिस एंटायर एरिया, यहाँ पर आपके पास मेंटरशिप्स भी अवेलेबल है, और ये रहा वो वार्म अप कोर्स जहाँ पर आप लैंड अप होंगे एज सून एज यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. और यहाँ पर आपके पास दिख रहा है क्लिक हेयर टू अवेल 100% डिस्काउंट. एज सून एज यू क्लिक ऑन इट तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी हमारे पोर्टल पर. यहाँ पर आपके लिए फ्री लेक्चर्स भी है, फ्री मेंटरशिप यानी स्ट्रैटेजी सेशंस भी है, एट द सेम टाइम फ्री टेस्ट सीरीज भी है. सो गो अहेड एंड चेक इट आउट ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन अप कर सके गाइस. ठीक है. सो कंपनीज एक्ट के भी कुछ लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, उनके अंदर क्या क्या हुआ है, और कोई भी क्लास के अंदर आपको पीडीएफ जो है दैट इज समथिंग विच इज ऑल्सो अवेलेबल. हमारे स्पेसिफिक मैराथॉन्स भी हुए थे, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं. और जैसे मैनेजमेंट का अगर आप खोल रहे हैं, आप किसी को भी खोलेंगे आपको वहाँ पर उसके अंदर ये रही डिटेल्स जहाँ पर आपके पास क्लास की पीडीएफ अवेलेबल है. सो इन केस अभी तक आपने हमारे पोर्टल को रिव्यू नहीं किया है, सो गो अहेड एंड चेक इट आउट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट. Thank you.